औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 5 हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इनमें डिफरेंस क्या है? हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। हेल्थ प्रमोशन क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को उनको कहते हैं कि आप क्या करें, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें और अपनी डिजीज पे कंट्रोल करें। इट मूव्स बियॉन्ड अ फोकस ऑन इंडिविजुअल्स बिहेवियर टूवर्ड्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये ना कि सिर्फ एक बंदे के बिहेवियर पे फोकस किया जाता है, इसमें पूरी सोशल या एनवायरनमेंट में जितने भी लोग होते हैं उनसे इंटरेक्शन करके उनको हेल्थ प्रमोशन के बारे में बताया जाता है। अब हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एजुकेशन को हम इस तरह कह सकते हैं कि हेल्थ की स्टडी को या उसकी बेहतरी को, जो नॉलेज को हम हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग पीपल हाउ टू लीड हेल्थी लाइव्स। इसमें हम लोगों को ये टीच करवाते हैं, ये बताते हैं कि आपको हेल्दी कैसे रहना है, प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज से कैसे बचना है, अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए, एंड मेक वाइज हेल्थ केयर डिसीजन, और जो हेल्थ केयर डिसीजंस है उसको किस तरह लिया जाए। A range of places including schools, workplaces, hospitals and community organizations can offer health education. हम हेल्थ एजुकेशन कहाँ कहाँ दे सकते हैं? स्कूल्स हो गए, कहीं पे हम काम कर रहे हैं एक साथ जो ग्रुप है वहाँ पे हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स में देते हैं और कम्युनिटी में देते हैं। उसके बाद हेल्थ गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का मकसद क्या है? Promoting a healthy behavior such as exercise, healthy eating and stress management. इसमें क्या होता है कि किसी भी बंदे का या किसी भी कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उनके बिहेवियर्स को प्रमोट किया जाता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि एक्सरसाइज के फ़वाइद क्या है, आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, अपने आप को किस तरह हेल्दी रख सकते हैं, प्रिवेंटिंग डिजीज़ एंड इंजरीज, अपने आप को बीमारियों से बचाएं, नुकसानात से बचाएं, मैनेज क्रोनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हो गई है या डायबिटीज़ है तो उन कंडीशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, अपनी पूरी जो भी हेल्थ है सबको इम्प्रूव करें और बेहतर अपनी ज़िंदगी को बनाएं। एजुकेटिंग पीपल अबाउट हाउ टू असेस हेल्थ केयर सर्विसेज, लोगों को एजुकेट करेंगे, ये बताएंगे कि आपको किस तरह असेस करना है कि हेल्थ सर्विसेज हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, वो किस तरह मालूम कर सकते हैं। मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज हेल्थ केयर कंज्यूमर्स, लोगों को ये बताएंगे कि आपके कौन से हकूक़ है जो आपको लेने हैं और आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ हेल्थ केयर कंज्यूमर आपको किस तरह हासिल करनी है। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन हेल्थ। वो फैक्टर जो हमारी हेल्थ पे असरअंदाज होते हैं। नॉन पुटिंग वैल्यू ऑन एजुकेशन, जो बंदे एजुकेशन को वैल्यू नहीं देते। वैल्यूज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी कंसिडर्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब जो वैल्यू जो होती है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए। नॉट कंसिडरिंग पेशेंट्स एजुकेशन एज अ वैल्यू बैडली इन्फ्लुएंस द हेल्थ एजुकेशन, अगर कोई पेशेंट है जो एजुकेशन को वैल्यू नहीं दे रहा तो उसकी हेल्थ पे बहुत ही बुरे असर पड़ेंगे। अब आ जाते हैं नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। हैविंग प्रॉपर वर्क इन नर्सिंग एंड डूइंग नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, जो नर्स है अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा और जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो बिहेवियर है पेशेंट के साथ वो प्रोफेशनल नहीं है, विच आर आउट ऑफ दी नर्सिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि नर्सिंग जॉब के हवाले से बहुत ही ख़राब है और सही नहीं है। आर ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज, यहाँ तो स्टाफ की कमी की वजह से हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल्स, या तो हॉस्पिटल्स का रूल्स रेगुलेशन ही ऐसी है, स्ट्रक्चर ही ऐसी बनी हुई है जिसमें नर्स अपना रोल अदा सही तरीके से नहीं कर रहा।
वीकनेस इन नर्सिंग मैनेजमेंट, या नर्सिंग की जो मैनेजमेंट है उसमें कोई कमी आ गई, मैनेजमेंट ही सही तरीके से नहीं है, तो फिर प्रोफेशनल एक्टिविटीज नहीं होंगी। उसके बाद आ जाते हैं फिजिशियन ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर एंड हॉस्पिटल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, फिजिशियंस आर इन दी हाईएस्ट लेवल। कोई भी हॉस्पिटल होती है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, उसमें जो फिजिशियंस होते हैं उसकी हाईएस्ट लेवल होती है, वो थोड़ा उनका रुतबा ज़्यादा होता है, ऊपर होता है। एंड देयर पोजीशंस एंड सैलरी आर वेरी मच हायर देन अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। और जो उनके साथ दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं उनके हिसाब से उनकी जो सैलरी है, फिजिशियंस की सैलरी है उनकी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, और उनकी पोजीशंस भी अच्छी होती है। The nurses must obey physician's order without involving in any decisions for patient। जो नर्सेज होते हैं वो फिजिशियन जो भी हुक्म देता है, जो भी ऑर्डर करता है उसको फॉलो करके वो उसी को ओबे करता है और अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेता पेशेंट के हक में। इट मे काज अ फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फिजिशियन एंड अदर। इसमें क्या होता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन मतलब फर्क आ जाता है कि वो नर्स अपने आप को कम समझता है फिजिशियन के हिसाब से। वो समझता है कि फिजिशियन अब मुझ पे हुक्म चला रहा है और वो अपने आप को कम समझना शुरू कर देता है। उसके बाद जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ कोहेरेंस इन एजुकेशन। कोहेरेंस का मतलब है, लैक ऑफ कोहेरेंस मतलब एजुकेशन एक जैसी नहीं देना। जो फिजिशियन है वो एक बात कर रहा है, नर्स जो है दूसरी बात पेशेंट को कर रहा है, तो उनकी बात मैच नहीं हो रही, इसको कहते हैं लैक ऑफ कोहेरेंस। कोहेरेंस इज एन एलिमेंट एंड अ की फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूचर। कोहेरेंस क्या है? एक एलिमेंट है जो बुनियाद है, बेस है किसका? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। Inconsistency and lack of cooperation among healthcare providers cause a decrease in trust in patients and their families। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है उनका आपस में कोऑपरेशन नहीं है, वो एक दूसरे वो उनको पता नहीं है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, कोई एक बात कर रहा है, पेशेंट जो नर्स है वो एक बात कर रहा है, फिजिशियन दूसरी बात कर रहा है, तो फिर पेशेंट क्या होगा, पेशेंट का और उसकी फैमिली का उन पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल रिकमेंडेशन एंड न्यूट्रिशनल डाइट्स एंड हॉस्पिटल। इसमें एग्जांपल ये दिया गया है कि जो मेडिकल रिकमेंडेशन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, और न्यूट्रिशनल जो डाइट्स वगैरह बनाते हैं, अब वो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं पेशेंट को, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट का ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होगा। उसके बाद आ जाता है इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्किल। इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन जो है वो बेस है, वो एक आप कहेंगे बेसिक एलिमेंट है। तो अगर किसी कम्युनिकेशन सही नहीं होगी तो वो भी उसका जो असर है वो बुरा पड़ेगा किसी भी हॉस्पिटल पे या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे। इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट। सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करना यह भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, डेट कैन लीव एन इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो कि एक बुरा असर डालता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर। The issue include a broad level of communication between different groups such as manager and healthcare providers। इस पे क्या होता है कि इशू ये है कि जो कम्युनिकेशन है या तो मैनेजर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में सही नहीं है, या फिजिशियन और नर्स के बीच में सही नहीं है, एंड फाइनली पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, या तो जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसका और जो नर्स है उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, तो उसमें भी बड़ा मसला होगा। उसमें दूसरा ये आता है कि इग्नोरिंग पेशेंट्स राइट, पेशेंट के जो हकूक हैं उनको इग्नोर करना। पेशेंट एजुकेशन इज प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। पेशेंट को एजुकेट करना ये प्रोफेशनली किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्स की है। पेशेंट अवेयरनेस ऑफ देयर डिजीज, पेशेंट को उसकी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस देना, एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस एज पेशेंट राइट्स, और जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसका प्रोसेस वगैरह बताना है, ये पेशेंट का राइट है। एंड इग्नोरिंग दीज राइट्स इज एन अनएथिकल बिहेवियर, और इन राइट्स को जो उसके हकूक है उसको इग्नोर करना ये एक अनएथिकल बिहेवियर हो गया, जो कि ये भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिवार्डिंग सिस्टम। मोटिवेशन मतलब किसको मोटिवेट करना है, रिवार्ड देना यानी कोई इनामत देना। कीपिंग द नर्सेज मोटिवेट थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिवार्ड्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नर्सेज हैं, अगर आपको इंटरनली
और एक्सटर्नली मोटिवेट करेंगे, उनको रिवार्ड वगैरह देंगे। इंटरनली उनको मोटिवेट करना, एक्सटर्नली मतलब उनको कोई रिवार्ड वगैरह देना, ये एक अच्छा तरीका है और इसमें नर्स मोटिवेट होके अपना काम और अच्छे तरीके से दिखाएंगे। मोटिवेशन इज अ फोर्स, एक फोर्स होती है विच हेल्प द पीपल टू अचीव देयर गोल, जो कि लोगों को हेल्प करती है ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाए। एंड क्रिएट्स एगरनेस एंड मोर रेडीनेस टू डू देयर टास्क, और ये लोगों को तैयार करती है कि वो जो उनका टास्क है वो उसको हासिल करने के लिए तैयार रहे। पुअर सुपरविजन एंड कंट्रोल, supervision and control is one of the other major element that can leave an impact on organization culture। अगर सुपरविजन और कंट्रोल ही सही तरीके से नहीं होगा तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल वगैरह है, तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। इफ हेड नर्स कंट्रोल्स एंड मॉनिटर ऑल नर्सिंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट नर्सेज रोल इन पेशेंट एजुकेशन, जो हेड नर्स है वो कंट्रोल भी कर रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है सारी नर्सेस की एक्टिविटीज़ को, लेकिन ये नहीं देख रहा कि नर्स जो है, नर्स का जो काम है पेशेंट को एजुकेट करना, वो नहीं कर रहा नर्स। एजुकेशनल सुपरवाइजर्स इन द हॉस्पिटल डू नॉट प्ले एनी रोल इन सुपरविजन पेशेंट्स एजुकेशन प्रोग्राम, जो एजुकेशनल सुपरवाइजर्स होते हैं वो जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स पड़े हुए हैं उन पे सुपरवाइज नहीं कर रहे, उनको ये नहीं पता कि पेशेंट को नर्सेज एजुकेशन प्रोग्राम सिस्टम चला रहे हैं या उनको एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। देन हेल्थ एजुकेशन क्वालिटी विल बी डिक्रीज, जिसकी वजह से हेल्थ एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी और पेशेंट को नॉलेज नहीं होगी। अब आ जाते हैं हेल्थ टीचिंग मॉडल्स। हेल्थ टीचिंग मॉडल्स फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल्स हेल्थ एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर एंड एक्शन। हेल्थ टीचिंग मॉडल्स किसी भी एक बंदे के एक्सपीरियंस, बिहेवियर, एक्शन को एक्सप्लेन करने में हमें मदद करते हैं। हेल्थ बिलीफ मॉडल्स, दिस इज अप्रोच बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट रोजन स्टॉक। ये 1996 में एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था रोजन स्टॉक। दी HBM मतलब कि हेल्थ बिलीफ मॉडल्स इज यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर एंड एक्शन टेकन बाय पीपल टू प्रिवेंट इलनेस एंड इंजरी। हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है ये हमें इस तरह फायदेमंद है कि वो एक्सप्लेन करता है जो लोगों ने अपने आप को बीमारियों से या इंजरियों से बचाया हुआ है, उन्होंने वो एक्शन लिए हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आया है या नहीं आया, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें HBM जो है हेल्थ बिलीफ मॉडल्स हेल्प करते हैं। उसके बाद ये हेल्थ बिलीफ मॉडल्स हैं, पहले आता है परसीव्ड सक्सेप्टेबिलिटी, उसके बाद आ जाता है परसीव्ड सीरियसनेस, परसीव्ड बेनिफिट्स, उसके बाद बैरियर टू टेकिंग एक्शन, उसके बाद क्यूज टू एक्शन एंड सेल्फ एफिकेंसी। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब आ जाता है हेल्थ प्रमोशन मॉडल। दिस मॉडल प्रपोज बाय पेंडर, जो हेल्थ प्रमोशन मॉडल था ये पेंडर ने दिया था। इट मॉडिफाइज, ये HBM है हेल्थ बिलीफ मॉडल को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। एंड प्रिडिक्टिंग बिहेवियर्स दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ प्रमोशन, और ये हमें अंदाज़ा लगाने में हेल्प करता है कि जो बिहेवियर है ये हेल्थ प्रमोशन की वजह से उसके ऊपर कोई असर हुआ या नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इसके स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। हेल्थ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, पहला स्टेप होता है इंटरेक्शन। एस्टेब्लिश बेसिक कम्युनिकेशन पैटर्न बिटवीन क्लाइंट एंड नर्स, जो क्लाइंट एंड नर्स है उसके अंदर उनके बीच में जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो बेहतर होनी चाहिए, उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। स्टेप 2 में हमारा आ जाता है असेसमेंट एंड डायग्नोस। डिटरमाइन क्लाइंट्स प्रेजेंट स्टेटस, इसमें हम देखते हैं कि क्लाइंट अभी जो मौजूद है हॉस्पिटल में उसकी हालत कैसी है। एंड आइडेंटिफाई नीड फॉर टीचिंग, और उसको क्या सिखाने की ज़रूरत है। कीप इन माइंड दैट क्लाइंट शुड डिटरमाइन देयर ओन नीड्स, आपको ये जहन में रखना होगा कि जो क्लाइंट है वो अपनी नीड्स खुद बताएगा। उसके बाद में आ जाते हैं सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्टेप 3, एनालाइज नीडेड चेंजेस एंड प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव दैट डिस्क्राइब द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम। हमें एनालाइज करने पड़ेगा कि हमें क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी। एंड प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव्स, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि जो हम
किसी भी पेशेंट को सिखाना चाह रहे हैं ताकि इसका आउटकम अच्छा आए तो वो हमें हेल्प करेगा। उसके बाद आ जाते हैं प्लानिंग पे। डिज़ाइन अ प्लान दैट मीट्स द म्यूचुअली डेवलप्ड ऑब्जेक्टिव। हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा जो कि हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उसके बिल्कुल ही एक जैसे हो ताकि हमें ऑब्जेक्टिव वगैरह भी अचीव हो जाए। इट इंक्लूड्स कंटेंट टू बी कवर्ड। इसमें वही कंटेंट डालना चाहिए जो कि कवर हो सके। सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स वगैरह सीक्वेंस से हो। बेस्ट कंडीशन फॉर लर्निंग। जो बेस्ट कंडीशन है जिसमें कोई भी लर्नर लर्न कर सकता है कैसे। प्लेस, वहाँ पे जगह कौन सी है और इन्वायरमेंट कैसा है। एंड मेथड, कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। और एंड मटेरियल्स, कौन सी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। रिटन प्लान इज बेस्ट। जो रिटन में प्लान होता है वो एक बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप 5 टीचिंग। इम्प्लीमेंट द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय कैरिंग आउट द प्लान्ड एक्टिविटीज। हमने जो प्लान किए थे कि पेशेंट को जो एक्टिविटीज़ करवानी है अब उनको हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे और पेशेंट का एक्सपीरियंस देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप 6 एवेल्युएशन। डिटरमाइन दी वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। हमें अब देखना पड़ेगा कि जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाए थे क्या वो पेशेंट लर्न कर पाया, उसने वो सीखे। एंड इफ नॉट, अगर नहीं सीखे व्हाई नॉट, क्यों नहीं सीखे। अगर नहीं सीखे तो क्यों नहीं सीखे। इफेक्टिव टीचिंग एड्स एंड टीचिंग एप्लीकेशंस। उसके बाद आते हैं टीचिंग मटेरियल्स एंड टीचिंग मेथड। टीचिंग मटेरियल में जो हमारे मटेरियल्स यूज होते हैं जो जैसे कि पावर पॉइंट हो गई, चार्ट्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, पोस्ट, पैम्फलेट्स, फ्लायर्स, पब्लिक टीवी चैनल्स हो गए एंड एनाटॉमिक मॉडल्स हो गए, इंटरैक्टिव कंप्यूटर गेम्स हो गए। और टीचिंग मेथड में जो कोई भी टीचर मेथड यूज़ करके किसी को समझा रहा है तो उसमें लेक्चर हो गया, टीचर लेक्चर देगा, डिस्कशन करेगा, रोल प्ले करके दिखाएगा और डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, मतलब कोई चीज़ करके दिखाएगा। उसके बाद ये रेफरेंस।